Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 7 alternating current. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कशन किए। आज का जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक है अपना इस चैप्टर का अल्टरनेटिंग करंट का, जिसका नेम है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से बोर्ड के अंदर या तो कॉम्पिटिटिव में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बोर्ड के आप पुराने पेपर्स देखोगे उसमें एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा ट्रांसफार्मर के रिलेटेड, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड अपना टॉपिक है कि पूरे चैप्टर का कंक्लूजन इसमें है। इसलिए ओके, इसमें से MCQ 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल्स 4 मार्क्स में रहते ही रहते, इसलिए हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। ओके, और डे टू डे लाइफ की बात करें तो डे टू डे लाइफ में भी आप ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं तो यूज़ करते ही करते हो। ओके, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन चालू होने के लिए उसमें चार्ज होना चाहिए। अभी जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो मोबाइल के अंदर चार्ज है, इसलिए आप देख पा रहे हो। तो चार्ज, उसमें चार्जिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चार्जर यूज़ करते हैं। तो चार्जर में आगे इतना बड़ा सा एडाप्टर आता है, तो एडाप्टर के अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है। एक सर्किट होती है कॉम्प्लेक्स सर्किट, जो हम चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर में एक पार्ट है, एक डिवाइस है जिसको हम बोलने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वर्ड से आप फेमिलियर तो हो, लेकिन वो ट्रांसफार्मर जो आप मूवी वाला सोच रहे हो वो नहीं, जो हॉलीवुड मूवी में जो ट्रांसफार्मर आता है वो नहीं। ये ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जिसका वर्क आप डे टू डे लाइफ में करते ही करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके घर में, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मोबाइल की बात करो, मोबाइल का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर। ओके, हमारे सोसाइटी के बाहर जहाँ पे 2 पोल्स के अंदर एक DP रखा होता है, तो वो DP भी क्या है? एक ट्रांसफार्मर ही है। तो हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का वर्क क्या है। बायो वाले स्टूडेंट को लगेगा कि सर ये 12th स्टैंडर्ड के बाद हमें तो कुछ वर्क ही नहीं है, फिजिक्स का कुछ काम ही नहीं है, तो क्यों पढ़े? लेकिन स्टूडेंट ये आपके डे टू डे लाइफ में जुड़ा हुआ है, डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, साइंस क्या है? तो कि एक स्पेशल नॉलेज है। आप जो डे टू डे लाइफ में फिनोमिनन करते हो उसका ही नॉलेज है, तो वो आपको नॉलेज होगा तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। आप जो भी डिवाइस यूज़ करते हो उसके फंक्शन को अच्छे से समझ पाओगे और उसका वर्क अच्छे से कर पाओगे। इसलिए आपको स्टडी करना है, नहीं कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट से स्टडी करना है। ओके, तो ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट क्यों आई, उसकी नीड क्यों है, तो समझते स्टूडेंट। हमारे घर में जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी? तो क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर पे तो बनती नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो आती होगी। तो हम सपोज करो कि कोई पावर स्टेशन से एनर्जी आ रही है जो हमारे सोसाइटी के अंदर आ रही है, तो पावर स्टेशन से कुछ कम पावर तो सप्लाई नहीं होगा, कुछ ज़्यादा अमाउंट का पावर सप्लाई होगा, क्योंकि एक घर को तो पावर यूज़ नहीं करना है, काफ़ी सारे घरों को पावर यूज़ करना है। तो जो यहाँ पे पावर स्टेशन है, फॉर एग्जांपल ये मैं स्टेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से जो पावर सप्लाई हो रहा है वो पावर ज़्यादा हाई होता है, और पावर का फॉर्मूला हमें पता है V/I। तो ये पावर ट्रांसमिट करते हो, किस में ट्रांसमिट होता है? पावर को हमें हमारे सोसाइटी तक लाना है तो किसके थ्रू लाए? वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन अभी तक बना नहीं है। निकोला टेस्ला ने ट्राई किया था कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी हो, मतलब में जैसे वाईफाई हम यूज़ करते हैं वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का भी वायरलेस चार्जिंग कर सकें। ओके, मतलब वायरलेस हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक जो टेक्नोलॉजी उसमें। तो स्टूडेंट ये वायर के थ्रू, केबल के थ्रू हमारे सोसाइटी के अंदर ये पावर आता है। तो स्टूडेंट केबल है, तो केबल किसका बना होगा? कंडक्टर का ही बना होगा। कोई भी कंडक्टर लो दुनिया में, कोई भी कंडक्टर, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। और हम नॉर्मली जो ट्रांसमिशन के लिए जो वायर यूज़ करते हैं, ओके, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज़ होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना हो तो आप एल्यूमिनियम वायर का यूज़ करते हो। क्यों एल्यूमिनियम ही सर? कॉपर से ज़्यादा कंडक्टिविटी है, सिल्वर ज़्यादा कंडक्टिविटी है, गोल्ड ज़्यादा कंडक्टिविटी वाला है, तो क्यों गोल्ड और सिल्वर नहीं यूज़ किया गया? ओनली एल्यूमिनियम ही क्यों? तो हमें कॉस्ट का भी देखना है स्टूडेंट। सिल्वर और गोल्ड तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, हम पहन नहीं सकते गोल्ड और सिल्वर, तो उसका ट्रांसमिशन में कहाँ से यूज़ कर पाएंगे? ओके, तो चलो सर कॉपर का तो यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन स्टूडेंट कॉपर भी कॉस्टली है एल्यूमिनियम से, और उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम से। 2 रीज़न है, कॉपर कॉस्टली है एल्यूमिनियम से, और कॉपर का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम से। इससे क्या होगा तो कि 2 पोल के बीच में जब हम
वायर या केबल को लगाएंगे तो उस केस में मास की वजह से तो नीचे झूल जाएगा, इजीली रह ही नहीं पाएगा वहाँ पे। तो हमें इजीली वहाँ पे रह सके इसलिए लाइट वेट वाला कंडक्टर यूज़ करना है, इसलिए हम एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। तो ये बात होगी ट्रांसमिशन के वायर का, हम कौन सा वायर यूज़ करें वो। अभी स्टूडेंट पावर यूज़ कर रहे हैं तो पावर का फॉर्मूला देखो, P = V × I। अभी वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा ट्रांसमिट करते हैं नॉर्मली। अभी हमें पता है कि जो पावर लॉस होता है इसमें वो क्या होता है, I²R, ये भी पता है I²R। तो स्टूडेंट करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो पावर लॉस तो होगा ही होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ पावर लॉस तो होने ही वाला है। तो ये पावर लॉस हो जाएगा तो हमारे सोसाइटी में जितना पावर चाहिए वो तो आएगा ही नहीं। तो पावर लॉस को कम करना है जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करनी है और वोल्टेज की वैल्यू को हाई करनी है। तो जो वोल्टेज को हाई और लो करने की जो प्रोसेस है, जो वर्क है, वो कौन करेगा, तो वर्क करेगा अपना ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वहाँ वर्क करता है जहाँ पे उसका वोल्टेज इंक्रीज़ करना हो, करंट को डिक्रीज़ करना हो, या तो वोल्टेज को डिक्रीज़ और करंट को हाई करना हो। तो वैसी सिचुएशन में हम ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं। क्लियर है? ट्रांसफार्मर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है कि हमें वोल्टेज की वैल्यू को हाई करना है, करंट की वैल्यू को लो करना है। क्यों? क्योंकि पावर लॉस हमें ट्रांसमिशन के वक्त जो पावर स्टेशन से हमारे डोमेस्टिक पर्पस के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, वहाँ पे हमें पावर सेम टू सेम रखना है कि यहाँ पे 22,000 पावर यहाँ से मैं ट्रांसमिट करने वाला हूँ 22,000 वोट। तो वही मेरे यहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे, तो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए हमारे सोसाइटी के अंदर। वहाँ पे भी इतना ज़्यादा पावर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे तो उसको लो करना पड़ेगा, यहाँ से हाई और सोसाइटी के अंदर उसको लो करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे घर में तो 220 वोल्ट ही आता है, 230 वोल्ट ही आता है, उससे ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, घर के जो अप्लायंस हो जल जाएंगे पूरे। इसलिए हमें क्या करना है, वोल्टेज के अंदर चेंजेस करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर बना है। तो मोबाइल चार्जर में कैसे है सर, तो घर के अंदर 230 वोल्ट वोल्टेज आता है, 230 वोल्ट घर के अंदर आ रहा है। आपका मोबाइल वर्क करता है 3, 5, 7 जो भी वोल्ट, जैसा मोबाइल उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 6 या 7 वोल्ट पे वर्क करता है। तो इतना वोल्ट और घर के अंदर आ रहा है 230 वोल्ट, तो 230 वोल्ट तो हमारा मोबाइल ख़राब हो जाना चाहिए, ओके, बिगड़ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एडोप्टर यूज़ कर रहे हैं। एडोप्टर क्या करता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को लो कर देता है, ओके। लैपटॉप की केस में भी ऐसे ही, ओके। तो वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, वहाँ पे डाउन होता है, वोल्टेज कम हो जाता है, और पावर स्टेशन से सोसाइटी में जो वोल्टेज आता है वो अप होके आता है, ज़्यादा होके आता है। तो आई होप आप सभी को ट्रांसफार्मर के बारे में क्लियर कट आइडिया आ चुका होगा कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर का वर्क है वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करना, ओके। उसके ऊपर से उसके 2 टाइप्स आए हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ओके। अभी थोड़ा प्रिंसिपल की बात करें तो ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता होगा, तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पे ही वर्क करता है, उसके प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। सिंपल आप 1 वर्ड में लिख सकते हो, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें 2 कॉइल यूज़ होती है, ओके। तो प्रिंसिपल आपको जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख लेना है, ओके। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे हम एक फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। ये फ्रेम सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, ये जो फ्रेम है ये सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, और ये सॉफ्ट आयरन ही क्यों, वो चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसके ऊपर कोयल वाउंड की जाती है, ओके। इससे ये कोयल वाउंड की जाती है। ये कोयल है, इसके साथ इनपुट सोर्स जो आपका 230 या 220 वोल्ट जो भी आ रहा है, कौन सा है, तो कि एसी करंट, और उसकी इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, ओके। ये आपका इनपुट सेक्शन है, ओके। ये कोयल एक दूसरे सामने कोयल आती है ऐसे, ये कोयल में हम आउटपुट लेते हैं, इसलिए मैं ओपी से डिनोट कर रहा हूँ।
फर्स्ट जो कॉइल है जो आपका सप्लाई से जुड़ा हुआ है, इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है, उसको प्राइमरी कॉइल बोला जाता है। और जो कॉइल आउटपुट के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। और ये पूरा सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो क्वेश्चन होता है सर ये सॉफ्ट आयरन फ्रेम ही क्यों यूज़ किया और उसके ऊपर कॉइल क्यों लगाया गया? तो सॉफ्ट आयरन का वर्क क्या है? तो सॉफ्ट आयरन जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको लिंक करता है, उसको जाने नहीं देता, क्योंकि गुड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है। तो यहाँ पे होगा क्या, तो कि देखोगे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट हमने लगाया हुआ है, एसी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है। एसी सोर्स मतलब क्या, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहे। करंट चेंज होता है कोई कॉइल में, ये कॉइल में करंट चेंज होगा तो इसके अंदर क्या चेंज होगा, कोई कॉइल में करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हमने पढ़ा था सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी अकॉर्डिंग टू करंट, क्योंकि करंट चेंज होने वाला है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होगी। क्यों लिंक होगी? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको दोनों कॉइल को एक फ्रेम के ऊपर कनेक्ट किया और ये फ्रेम सॉफ्ट आयरन का है। तो सॉफ्ट आयरन जो है वो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे लिंक करना चाहेगी और उसको इसके साथ लिंक करवाएगी, ओके, ये कॉइल को। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब में यहाँ पे आपको ईएमएफ मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे जो हम करंट भेज रहे हैं वो करंट भेजने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, लेकिन ये लीकेज होती है। यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड लीकेज हो जाएगी कि 100% इसको नहीं मिलेगा। तो लीकेज की प्रोसेस को हमें रिमूव करना है कि लीकेज कम से कम हो, तो उसके लिए इसका अरेंजमेंट कुछ अलग किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर अरेंजमेंट कुछ अलग किया जाता है। ये डायग्राम भी राइट है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स लीकेज होता है। हमें लीकेज नहीं करवाना हो तो आपको इस तरह का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। ये जो अरेंजमेंट है ऐसा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो कि यहाँ पे एक कॉइल लगाई जाती है ऐसे, ऐसे कॉइल, और दूसरी एक कॉइल वो यहाँ पे कनेक्ट की जाती है ऐसे, ओके। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो सोर्स कनेक्टेड है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, वो सभी मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल को मिलेगी। यहाँ पे सेकंड कॉइल को मिलेगी तो ये इजीली, मतलब यहाँ पे जो पहले लीकेज हो जाता था, यहाँ पे पूरे का पूरा इसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, यहाँ पे सराउंडिंग में वो लीकेज हो जाएगा, तो लीकेज यहाँ पे नहीं होगा। तो ये अरेंजमेंट की जाती है। एक्चुअल में ये जो आपको विंडो शेप का दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह से होता है, जो आपके नॉर्मली सभी ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। एक ऐसा स्लॉट होता है, ये एक ऐसा स्लॉट होता है, फिर इसके ऊपर आई की स्ट्रिप रखी जाती है, ऐसे आई वाली, ये जो आई में ड्रॉ कर रहा हो ऐसे आई वाली एक स्ट्रिप रखी जाती है इसके ऊपर। तो ये स्ट्रिप रखने से अरेंजमेंट ऐसा बनेगा। देखो मैं यहाँ पे रखूँ आई, तो एक यहाँ पे आ गया ये, और ये ऐसा बन जाएगा। फिर इसके ऊपर कॉइल को वाउंड किया जाता है। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन उस प्रोसेस में ये डायरेक्टली हम पूरा मेटल यूज़ करें, हमें पता है कि पूरा जो अपने पास कंडक्टर की थिन प्लेट हो तो उसके अंदर एडी करंट भी जनरेट होता है। एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो एडी करंट के वजह से यहाँ पे हीट लॉस होगा। हीट लॉस हमें नहीं करवाना है, एनर्जी का लॉस नहीं करवाना है, तो इससे स्लॉट बनाए जाते थे जो हमने एडी करंट में पढ़ा था। तो इसलिए यहाँ पे स्लॉट बनाए गए हैं। ओके, आप लोग ऑब्जर्वेशन करना है कि घर के अंदर आपने मोबाइल चार्जिंग में रखा है तो थोड़ी देर पे आपका जो चार्जर है वो गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर गर्म होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रहा है, अंदर जो सॉफ्ट आयरन यूज़ किया गया वो हीट करेगा। क्यों हीट करेगा? तो कि एडी करंट जनरेट हो रहा है उसमें। ओके, तो ये प्रोसेस एडी करंट जनरेट होगा, लेकिन उसको थोड़ा मिनिमाइज़ करना है, उसको कम करना है, तो इसलिए इसमें स्लॉट बनाए जाते हैं जो हमने एडी करंट वाले पार्ट में पढ़ा था। तो ये ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट है। अभी ट्रांसफार्मर के अंदर थोड़ा हमें
मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं कि कैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है, ओके, आउटपुट वोल्टेज कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब में स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बना सकते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर का जो अरेंजमेंट होता है आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर आपको ये वाला ट्रांसफार्मर ऐसे ड्रॉ करना हो तो ये भी ड्रॉ कर सकते हो कोइल से। ये जो अरेंजमेंट है ये आपका सोर्स के साथ कनेक्ट, फिर इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 2 लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक कोइल यहाँ पे ऐसे दिखानी है, ओके, जिसमें आप आउटपुट दिखाओगे, ये इनपुट। तो ये सभी डायग्राम वैलिड ही है, आप कोई भी डायग्राम बनाओ चलेगा, ओके। ये प्राइमरी कोइल, ये सेकेंडरी कोइल, ओके। अभी स्टूडेंट हमें यहाँ पे देखो कि इनपुट करंट भेजा, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो उसके साथ फ्लक्स चेंज हुआ सेकंड कोइल के अंदर, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्ट कौन कर, फेराडे लॉ ही, फेराडे का ही एक्सपेरिमेंट दिख रहा है आपको। तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ पहले तो प्राइमरी कोइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एनपी से डिनोट कर रहा हूँ, और सेकेंडरी कोइल है उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको एनएस से, इसमें जो करंट जा रहा है उसको आईपी, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको आईएस, ओके। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, ओके, हमें पता है फेराडेज लॉ ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी कोइल में, वो किसके बराबर होगा, तो हमें पता है माइनस एन एस। पहले तो फेराडे का लॉ क्या था, एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये फेराडे का लॉ था। ये जब चेंज इन फ्लक्स है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स चेंज होगा तो सामने क्या क्रिएट होगा, ईएमएफ। तो यहाँ पे करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक है क्योंकि बीच में हमने फ्रेम लगाई है, फ्रेम सॉफ्ट आयरन की है, इसलिए पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक करेगी। और लिंक दिखाना तो इस डायग्राम में ऐसे लिंक दिखाया हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा बी ए के अकॉर्डिंग, बी ए cos थीटा के अकॉर्डिंग। क्योंकि फ्लक्स चेंज करना हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो या तो एंगल चेंज करो। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमें पता है क्या मिलता है, ईएमएफ मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ सेकेंडरी कोइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा किसके बराबर होगा, माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। क्लियर है। ऐसे ही प्राइमरी कोइल की बात करें तो प्राइमरी कोइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। इसको नंबर दे दें, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, या तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, एप्सिलॉन एस अपॉन एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी। क्यों एन एस बाई एन पी, तो देखो डी फाई बाई डी टी तो कटी हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट, तो एन एस बाई एन पी आपके पास फॉर्मूला आएगा। तो ये एन एस बाई एन पी है उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर बोलता है। जो एन एस बाई एन पी है उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर बोला जाता है। यहाँ पे आप एप्सिलॉन एस बाई एप्सिलॉन पी, इसको वोल्टेज के टर्म में लिखो तो ये वी एस और ये वी पी भी लिख सकते हो। प्राइमरी ये सेकेंडरी कोइल का वोल्टेज है, ये प्राइमरी कोइल का वोल्टेज है, ईएमएफ वोल्टेज ही है, यहाँ पे हम उसके टर्म में दिखा रहे हैं, ओके। और वो आपका क्या आया, एन एस बाई एन पी, ओके। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। अभी स्टूडेंट के डे टू डे लाइफ के में जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसमें एनर्जी का लॉस होता ही होता है, एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, क्योंकि हीट के फॉर्म में वो लॉस करने ही वाला कि हम यहाँ से जितनी एनर्जी देते हैं उतनी एनर्जी हमें यहाँ पे मिले, आउटपुट में मिले। इनपुट में हम मान लो कि 100% एनर्जी दे रहे हैं, आउटपुट में आपको 100% मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डे टू डे लाइफ में जो आप यूज़ करते हो वो ट्रांसफार्मर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स लीकेज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लीकेज होगा, तो उसके वजह से दूसरा एडी करंट जनरेट होगा, दूसरा यहाँ पे हमने टर्न्स यूज़ किया, कोइल यूज़ किया, तो कोइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के वजह से क्या होगा, करंट कम आएगा, करंट हीट के फॉर्म में लॉस करेगा, I2 RT,
हमें पता है हीट लॉस, जूल इफेक्ट में हमने स्टडी किया था। तो मतलब लॉस होने ही होने वाला है। तो कभी भी डे टू डे लाइफ का जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं उसमें आपको आउटपुट 100% नहीं मिलेगा। मतलब में जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करने वाले ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी आपको 100% कभी नहीं मिलेगी। वो 95% हो सकता है, 97 मैक्सिमम हो सकता है, 78 भी हो सकता है, जितना ज़्यादा हीट लॉस होगा वैसे। ओके, लेकिन हम आइडियल केस ले तो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पावर होता है उतना ही कि आउटपुट पावर मिलेगा। आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट पावर होगा उतना ही आपको आउटपुट पावर मिलेगा। स्टूडेंट, पावर का फॉर्मूला क्या था? V × I। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इनपुट का क्या है VP, IP = VS IS लिख सकते हैं। ये आउटपुट करंट है और ये आउटपुट वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल में मिल रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें हम थोड़ा, तो सिंप्लीफाई करते चलो तो हमें यहाँ पे IP/IS = हम लिख सकते हैं VS/VP। ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन को चलो नंबर दे देते हैं, इसको 3 और इसको 4। इक्वेशन 4 और 3 को कंपेयर करें तो VS/VP = क्या है? NS/NP है। तो ये तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, आपके पास फॉर्मूला देखो IP/IS = VS/VP = NS/NP। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल्स में आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, इसमें से कोई डेटा आपको गिवन हो, मतलब कोई डेटा मिसिंग और बाकी के डेटा गिवन हो, तो उसके ऊपर से आप फाइंड कर सकते हो। देखो IP प्राइमरी कॉइल का करंट है, IS सेकेंडरी कॉइल का करंट है, VS आउटपुट वोल्टेज है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है, VP प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे आप देखो कि मुझे VS इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? VS इंक्रीज करेंगे तो सामने नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाना पड़ेगा और प्राइमरी वोल्टेज बढ़ेगा, प्राइमरी करंट इंक्रीज होगा। तो मतलब मैं VS इंक्रीज करना चाहूँगा तो VS = मैं लिख सकता हूँ NS/NP × VP। एक फॉर्मूला बना। ओके, मुझे आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो NS > NP हो तो उस केस में आपका VS > VP आएगा। तो उसको बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ पे आपको ज़्यादा होना, स्टेप अप में क्या होगा? प्राइमरी कॉइल के टर्न्स कम होंगे, इससे कम होते हैं, और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स ज़्यादा होते हैं, जो आपने मैथमेटिकली यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्लियर? वैसे ही हमें VP को सब्जेक्ट बनाओ तो VP = क्या आएगा? NP/NS × VS, और यहाँ पे NP > NS। ओके, तो इसका डायग्राम आपका बनेगा, डायग्राम इसका बना सकते हो आप, ये ओके, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और ये आउटपुट। ओके, ये इनपुट जो AC सोर्स है। ओके, तो ये हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ पे क्या होगा? स्टेप अप में तो R > 1 और यहाँ पे R < 1। क्यों? क्योंकि NS स्टेप अप में ज़्यादा होता है और स्टेप डाउन में क्या होगा? ये स्टेप डाउन वाला है। स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं सेकेंडरी में और प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करने हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए, MCQ के लिए, शॉर्ट MCQ इसमें से पूछ सकते हैं। ये चारों में से कोई एक डेटा मिसिंग हो और 2-3 क्वांटिटी दी हो तो उसके ऊपर से निकाल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया होता है तो उसके ऊपर से भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, जो रेशियो है सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स का रेशियो है उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो।
NS/NP को, और उसको मैंने स्मॉल r से डिनोट किया है यहाँ पे देखो। और वो स्टेप अप में ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि NS ग्रेटर देन NP होता है, और स्टेप डाउन में लेस देन 1 होता है। ओके, ट्रांसफार्मर का यूज़ सभी जगह पे होता है जहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज होता है। हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर जैसे कि मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, सभी जगह पे होता है। हीट लॉस भी होता है उसमें। आइडियल जो ट्रांसफार्मर है उसमें इनपुट पावर जितना दे रहे उतना ही आउटपुट पावर मिलता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में वोल्टेज इंक्रीज करना होता है, इसलिए हमें ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप, और हमारी जो सोसाइटी के अंदर वो ज़्यादा वोल्टेज को कम करना पड़ता है क्योंकि वो 22,000 जितना पावर वाला होता है। वहाँ पे डेंजरस साइन का भी सिंबल लिखा होता है कि 4000 वोल्ट है, डेंजर का साइन भी लगाया होता है। तो उसको कम करना होता है। हमारे घर में तो 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट ही होती है, तो वो कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो DP होता है उसमें होता है। मोबाइल चार्जर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर जिसमें एडोप्टर होते हैं, तो वो सब स्टेप डाउन होते हैं जो वोल्टेज को कम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर वो कंप्लीट होता है। आई होप सभी को इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।